ओके, हेलो एवरीवन। तो आज आपका फर्स्ट टेस्ट आप लोगों ने दिया है। तो उसका जो डिस्कशन है वो अभी हम लोग ये क्लास में देखेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ बताना था। तो सबसे पहले तो ये मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट का 10 मॉक टेस्ट रहेगा। तो टॉपिक वाइज आपको लिस्ट मिल चुका है, अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड एवरी मॉक टेस्ट जब होगा उसके बाद आपको उसका डिस्कशन एज वेल एज पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकता है। और वो जो आपका जो एवरी डे आपको एक लिंक भी मिलेगा जहाँ पे आप अपना आंसर डाल सकते हैं और आपको उसी समय में आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्क्स कितना है। तो वहाँ प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चंस मान लीजिए, क्योंकि कभी कभी वहाँ इनपुट करने में गलत हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज आपका जैसे कि 50 मार्क्स आ रहा है तो आप मान लीजिए 48 to 52 मार्क्स आपका आ रहा है। तो ऐसा अंदाज़ा आपको पता चल जाएगा। ओके, तो मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है बोलने से, ये आपका वार्म अप की तरह है। कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप जब एक्चुअल फील्ड में उतरेगा तो आपको इंजरी हो सकता है। और कभी कभी इंजरी इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि पूरा मैच ही आप ना खेल पाए। तो इसीलिए मॉक टेस्ट का ज़रूरी है। ये मॉक टेस्ट में आप जितना भी आपका जो गलती है वो कर लेना है, ताकि एक्चुअल जो टेस्ट है उसमें आपका गलती नहीं होना है। तो इसका मेन मेन जो इसका मोटिव यही है कि आप अपना गलती को सुधार सकते हैं यहाँ पे। और ये एक आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताएगा। अभी जो एपीसीएस का पैटर्न, जीएस का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली ये मॉक टेस्ट को भी उसी तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है। तो आपको एक एक ब्रॉड व्यू में पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चंस कैसे किस तरह से आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। एंड जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते रहेगा, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन आप कर रहा होगा, टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर रहा होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि वो मॉक टेस्ट में आपका वीकनेस या आपका स्ट्रेंथ कहाँ पे है। वो टॉपिक्स कौन कौन सा टॉपिक्स है जहाँ पे आप अच्छा कर रहा है, कौन कौन सा टॉपिक्स है जहाँ पे आप कम अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो उसी तरह आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप अपना टाइम को अलॉट कर सकते हैं। और जहाँ आप कम परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय देके वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वाड। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, ये हम लोग भूल जाते हैं कि नॉट को ना क्वेश्चन में पढ़ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड। तो क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग क्वाड बोलते हैं। ठीक है, उसका फुल फॉर्म बोलेगा तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो उसमें से कौन सा ऐसा चारों में से एक कंट्री है जो इसका मेंबर नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर है, जापान इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है और यूएसए भी इसका मेंबर है। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर देना है। तो व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आना शुरू हुआ है? दैट मीन्स कब ये लागू होना शुरू हुआ है? तो वो कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। तब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। विच आर्टिकल मेंशंस अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोलता है कि हर एक इंसान को, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या एसटी कैटेगरी का हो या एससी कैटेगरी का हो, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वो एग्ज़ाम को लिखने के लिए। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 16। ठीक है, लेकिन हम लोग को स्टेट में आप देखिएगा कि 100 पोस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 एसआई का पोस्ट है या कुछ भी। तो उसमें से कैसा कैसा डिवाइड होता है? 80 और 20 फॉर जनरल एंड 80 फॉर एसटी रिजर्व, एपी एसटी रिजर्व। ठीक है, तो अगर आप इन डिटेल, अगर आप इन फ्यूचर अगर यूपीएससी एग्ज़ाम लिखना चाहता है या अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखना चाहता है, तब आपको इसमें डिटेलली पढ़ना है कि यहाँ आर्टिकल में तो बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, लेकिन मिल रहा नहीं है ऑन ग्राउंड। ग्राउंड में देखा जाएगा तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है।
80 मतलब 80% ऑफ द सीट किसको मिल रहा है, एपीएसटी को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है, वाई? तो ये सारा चीज़ को हम लोग इन डिटेल में पढ़ेगा तो हम लोग पता चलेगा। लेकिन इस लेवल का एग्ज़ाम, जैसे कि यहाँ जो एग्ज़ाम के लिए ये मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, फॉरेस्टर हो गया, आपका एसीएफ हो गया, एडीओ हो गया, उसमें इस तरह का डेप्थ एनालिसिस का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न में जीएस नहीं आता है। जीएस सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, और इतना एनालिटिकल वाला ऑब्जेक्टिव भी नहीं आता है। तो इतना लेवल में आपको एटलीस्ट पता होना है कौन सा आर्टिकल में क्या है। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, उसको डिलीट किया गया है। तो डिलीट कौन सा अमेंडमेंट से किया गया है? 44th। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से लेकर 14 ईयर्स का जो बच्चा है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में मिलना चाहिए। ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 21A। विच कमिटी रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी इंसर्टेड? फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डालना है, ऐसा कौन सा कमिटी जो बोला है या रिकमेंड किया? स्वर्ण सिंह कमिटी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी को कौन सा अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया है? तो 86th अमेंडमेंट। 11th फंडामेंटल ड्यूटी बोलता क्या है? 11th फंडामेंटल ड्यूटी ये बोलता है कि पेरेंट्स या गार्जियन ना, उसको 6 से लेके 14 साल का जो बच्चा है उसको स्कूल तक भेजना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये ड्यूटी वो लोग को दिया गया है, ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया है, ठीक है। ये 86th अमेंडमेंट का थ्रू ये फंडामेंटल ड्यूटी को इंसर्ट किया गया। और फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा पार्ट में मेंशन किया गया? तो यहाँ पे आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकता है, या ऑप्शंस को देख के आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग को पता है ये बाद में इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो रेगुलर पार्ट है उसमें नहीं होगा। जो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ 4A, ठीक है। तो दैट मीन्स ये बाद में ऐड किया गया हुआ, इसलिए 4A हुआ है। तो ऐसा वाला लॉजिक लगाना आप एग्ज़ाम में जानना है, ठीक है। वो सारा चीज़ लॉजिक वगैरह कब आएगा? जब आप रेगुलर मॉक टेस्ट देगा, तब ये सब चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। राइट टू एजुकेशन ये कौन सा ईयर में इनेक्ट हुआ है? तो 2009। स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 25, ठीक है। इसका सेकंड जो वो था स्कॉर्पियन सबमरीन था, उसका नाम क्या था? ठीक है, खंडेरी। तो ये जो मेक इन इंडिया वाला जो नारा था, उसी के ऊपर में ये प्रोजेक्ट 75 है। ये इंडिजिनस सबमरीन बनाया जाएगा बोल के ये प्रोजेक्ट 75 आया गया है। तो यहाँ पे इंडिजिनस सबमरीन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट 75 को आपको पता होना है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट एनेक्स द डिलिमिटेशन एक्ट? तो डिलिमिटेशन एक्ट कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 82। तो डिलिमिटेशन मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको तो दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक में जम्मू एंड कश्मीर है और एक में लद्दाख है। तो पहले जब जम्मू एंड कश्मीर एक साथ था, तो मान लीजिए यहाँ से एक कोई एमएलए आता था, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी ये था, मान लीजिए ये सर्कल वाला। तो अभी तो डिवाइड हो गया, अभी वो एमएलए क्या दोनों जगह से थोड़ी आ सकेगा, है कि नहीं? अलग, ये जम्मू एंड कश्मीर अलग हो चुका है और लद्दाख अलग हो चुका है। तो अभी ये एमएलए, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक अलग एक एमएलए आएगा और यहाँ से अलग एक एमएलए आएगा, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री या कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बाउंड्री को डिलिमिट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। वो कमीशन जो डिलिमिटेशन करता है, ठीक है। और ये एक्ट अंडर आर्टिकल 82। विच कंट्री हैव रिसेंटली विटनेस मिलिट्री कूप? मिलिट्री कूप आप देखा होगा कहाँ पे है? म्यांमार में। दैट मीन्स मिलिट्री जो टेक ओवर कर लेता है। मैग्सेसे अवार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेसिपिएंट ऑफ मैग्सेसे अवार्ड? फिर से हम बता रहे हैं, ये जो बहुत क्रूशियल वर्ड है नॉट, ठीक है, दिखाई नहीं देता है एग्जाम में। बहुत बार ऐसा होता है, मेरा साथ भी हो चुका है। जैसे ही मैग्सेसे अवार्ड दिखाई देता है, हम लोग को लगता है कि रविश कुमार इस बार मिला है, टिक करता है और बबलिंग कर देता है, ठीक है।
OMR शीट में बबलिंग कर देता है और बाद में रियलाइज होता है कि यहाँ तो नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड मिला है, विनोबा भावे फर्स्ट रेसिपिएंट है, किरण बेदी को भी मिला है। नॉट किसको नहीं मिला है? अमिताभ बच्चन को नहीं मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा? अमिताभ बच्चन। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड का फर्स्ट रेसिपिएंट देविका रानी। इस बार किसको मिला है? ठीक है, कमेंट करिए। विच इज इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म? राजा हरिश्चंद्र। विच कमिटी रिकमेंडेड वन नेशन वन राशन कार्ड? अभी का क्या है बोलने से, आप अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली जाता है तो फिर वहाँ से एक राशन कार्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये कमिटी क्या बोलता है कि एक इंसान को इंडिया में एक ही राशन कार्ड बनाने दो, चाहे वो जहाँ पे भी जाओ वही राशन कार्ड से उसको राशन मिलना है। तो ये कमिटी कौन सा कमिटी है? पार्था मुखोपाध्याय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ SCO? SCO का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप कुछ हद तक ये क्वेश्चन कर पाएगा। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई सुनते ही मालूम होता है कि चाइना ऑफ कोर्स इट विल बी पार्ट ऑफ SCO। ठीक है, और इंडिया एंड पाकिस्तान हैज आल्सो ज्वाइंड इट। तो क्या है? जापान इज नॉट द पार्ट ऑफ SCO। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रीजनल पार्टी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है? ठीक है, नेशनल पार्टी का स्टेटस किसको मिला है? नॉर्थ ईस्ट का कौन सा ऐसा रीजनल पार्टी है? तो अभी रिसेंटली कोर्नाड संगमा विजिट किया था, तो उन्हीं का पार्टी है NPP। तो उसको अभी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। फूड सेफ्टी डे। ठीक है, फूड सेफ्टी डे क्या है? इसका आंसर जून 7। फूड एंड माउथ डिजीज इज कॉमन इन, ये कहाँ कौन सा जानवर में कॉमन है? अभी अगर आप आपका कोई अपना गांव में है, मिथुन वगैरह आप पालता है, तब आप अगर कनेक्टेड है तो आपको पता चलेगा कि अभी अरुणाचल में मिथुन बहुत मर रहा है। ठीक है ना? तो उसका मरने का कारण भी क्या है? FMD है, ये बीमारी ही है, फुट एंड माउथ डिजीज। उसका मुंह से, मिथुन का मुंह से झाग वगैरह निकलता है। तो ये क्या? बोवाइन्स एंड लाइफ स्टॉक होगा इसका आंसर। तो ये सारा MCQ अगर आप देखेगा तो अगर आप एक अवेयर सिटीजन है, अवेयर सिटीजन हो, ठीक है, अगर आपको पता चलता है कि आपका आसपास में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ से आपको क्यूरियसिटी होता है कि आसपास में क्या हो रहा है, आप समझना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो आप ज़रूर ये ज़्यादातर आंसर आप दे पाएगा। सुएज कैनाल कौन कौन सा को कनेक्ट करता है? रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। जस्ट एक ऐसा छोटा सा कनाल है, रेड सी है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। तो छोटा सा एक कनाल है जिससे दोनों को जोड़ता है। ओके, रिसेंटली एक शिप था जो कैनाल है, सुएज कैनाल को ब्लॉक कर दिया था। शिप जो ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर में शिप जो रुक गया था, तो कैनाल को पूरा ब्लॉक कर दिया। तो कैनाल इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरा ट्रेड, ज़्यादातर ट्रेड यहाँ से गुजरता है, तो इसीलिए बहुत देर तक ये न्यूज़ में रहा था। तो वो शिप का नाम क्या था? एवर गिवन। बैटल ऑफ सरायघाट। सरायघाट बैटल कब फॉट हुआ था? तो सरायघाट बैटल किस किस का बीच में हुआ था? अहोम किंग और आपका मुगल, इसी के बीच में ये लड़ाई हुआ था। और इसका जो ये कमांडर कौन है? लचित बोरफुकान। और ये कब हुआ था? 1671। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको पता होना। ये आखिरी बैटल था ऑलमोस्ट, जहाँ पे आप बोलेगा तो अहोम जीत गया था, ऑलमोस्ट अहोम जीत गया था, क्योंकि कमांडर जो था लचित बोरफुकन बहुत ब्रेवली ये लड़ाई में लड़ा था। सिग्मो न्यूज़ में था, तो ये क्या है? सिग्मो एक ट्राइबल फेस्टिवल है गोवा का। ठीक है, अगर आप APCS का पैटर्न देखिएगा, रिसेंट पैटर्न, वो करंट अफेयर्स में अच्छा खासा ध्यान दे रहा है। ठीक है, पहले APCS का जो क्वेश्चंस रहता था, APCS इन द सेंस हम ये बता रहे हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव जो GS आता था, जैसे कि AAO हो गया, आपका
पहले जो जॉइंट वीडियो हो गया या इस तरह का जो एग्ज़ाम, जो कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो सीओ हो गया, डीएसपी हो गया, उसमें भी अगर आप देखिएगा तो करंट अफेयर्स का जो मार्किंग था वो कम था, मतलब कम क्वेश्चंस आता था। लेकिन अभी रिसेंटली एपीसीएस का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखिएगा तो करंट अफेयर बहुत बढ़ रहा है। इवन आप एपी एसएसबी में देखिएगा तो करंट अफेयर सबसे डोमिनेटिंग वे में आ रहा है, ठीक है। और उस चीज़ को आगे भी आप देखने को मिलेगा, करंट अफेयर एक इम्पोर्टेंट सेक्शन बन के रहेगा। कौन सा रिवर इंडिया और म्यांमार को डिवाइड करता है? तियाओ। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग सुनते रहता है, लेकिन ये एग्जैक्ट आपको पता होना है ये फुल फॉर्म को। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। सीएजी, सीएजी का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ऑडिटर है, ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर जनरल। तो ये ऑडिट करता है जो पैसा सरकार देता है। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश को रोड बनाने के लिए 500 करोड़ दिया है, तो ये सीएजी क्या करेगा? ऑडिट करेगा कि हाँ सच में 500 करोड़ हुआ है कि नहीं, यूज हुआ है कि नहीं। तो अभी का प्रेजेंट सीएजी इम्पोर्टेंट है, जीसी मुर्मू। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग। सीएजी का टेन्योर क्या है? 6 इयर्स या तो आपका 65 इयर्स, तो बोथ। हु लेज डाउन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट? तो सीएजी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ले डाउन करता है पार्लियामेंट में। कौन करता है? सीएजी का जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट खुद आके तो नहीं करता है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कोई दूसरा कर देता है। और जो ये सीएजी जो ऑडिट रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट में, उसको स्टडी कौन करता है? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। और ये कब फॉर्म हुआ था पूछ रहे हैं? 1921। पब्लिक अकाउंट कमिटी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? तो इसमें क्या है, 15 लोकसभा का होता है और 7 राज्यसभा का एमपी होता है। तो टोटल मिला के कितना होगा? 15 + 7 22। विच कमिटी रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट? रेलवे बजट को सेपरेट करो, ऐसा कौन बोला है? ऐसा ऑकवर्ड कमिटी बोला है। और फिर से ये रेलवे बजट और जनरल बजट फिर से मिल गया 2017 को, मर्ज हो गया। बजट कहाँ पे मेंशन किया गया है? कौन सा आर्टिकल में? तो बजट एज सच वर्ड कोई भी आर्टिकल में मेंशन नहीं किया है, ठीक है, नन। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस कैन रिजेक्ट ए मनी बिल? मनी बिल को कौन रिजेक्ट कर सकता है? ठीक है। और हु कैन डिसाइड इफ ए बिल इज मनी बिल और नॉट? तो इसको कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर प्रेसिडेंट असेंट? देखो कोई भी बिल है उसको अगर लॉ या एक्ट में बदलना है, कोई भी बिल है उसको अगर एक्ट में बदलना है तो प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। तो इसीलिए इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर मनी, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर प्रेसिडेंट असेंट? तो इसमें क्या? नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइवेट बिल? तो प्राइवेट बिल का बात करेगा तो कौन सा चीज जो ट्रू है? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव। प्राइवेट बिल क्या है? डज नॉट पास थ्रू, देन इट डज नॉट अट्रैक्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर ये पास नहीं होने से भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता है, ठीक है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एमपी हु इज नॉट ए मिनिस्टर। कोई भी एमपी इसको लेके आ सकता है, लेकिन क्या होना है, वो एमपी जो मिनिस्टर नहीं होना है, ठीक है। किरण रिजिजू बिल लाएगा तो उसको प्राइवेट बिल नहीं बोलेगा, क्योंकि किरण रिजिजू अभी मिनिस्टर है। और इट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रेसिडेंट एसेंट, प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेशन, लोकसभा राज्यसभा में सेशंस होते हैं, तो दोनों का बीच में एक मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन इनोवेशन? इंडिया को खुद का इनोवेट किया वाला कौन सा है? 0 आवर, ठीक है। 1962 में क्या हुआ? इंडो चाइना का वार हुआ है,
तो उसमें पता चला है कि एक ऐसा समय भी होना है पार्लियामेंट में जहाँ पे हम लोग इमरजेंसी चीज़ को ये कर सकते हैं, डिलिब्रेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसका ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, इसलिए 0 आवर निकाला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरल इन नेचर? ओरल मतलब आप राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी देखता है, वहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एमपीज लोग खड़ा होकर क्वेश्चंस वगैरह पूछता है, तो ओरल क्वेश्चन कौन सा वाला को ओरल क्वेश्चन बोलते हैं? तो स्टार्ट क्वेश्चन, हु कैन एडजॉर्न द हाउस? एडजॉर्न मतलब उसको रुका सकता है हाउस को, तो स्पीकर। फॉर quorum व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड? quorum का क्या मतलब है? ठीक है, तो क्लास में भी अगर क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट आएगा, वन स्टूडेंट आएगा, तो बिल्कुल हम पढ़ाने का मन नहीं करेगा, लेकिन है सिर्फ एक ही स्टूडेंट है तो क्या पढ़ाएगा, तो इसको तो क्लास को क्या करेगा, ऑफ कर देगा, छुट्टी कर देगा। तो उसी तरह पार्लियामेंट में भी ऐसा है कि सिर्फ एक दो एमपी आएगा तो सेशन पूरा को नहीं चलाएगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज वो हाउस में प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब जाके आप पार्लियामेंट का सेशन को कर सकता है ये। तो वो मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज को हम लोग क्वोरम बोलते हैं। तो उसका 1/10 है, इसका आंसर क्या है, 1/10 होना है। किसको हम लोग अल्टरनेटिव पीएम बोल सकते हैं? अल्टरनेटिव पीएम मतलब क्या है बोलने से, अगर पीएम नहीं रहा तो कौन पीएम बनने का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी क्या है, लीडर ऑफ दी अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है वो हाउस में, एलओपी बोलते हैं ना, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी ना, ये इसका आंसर गलत है। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी एट प्रेजेंट इंडिया में अभी क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्टेड ऑपोजिशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्टेड पोजीशन? कौन सा ऐसा पोस्ट है जो इलेक्ट किया गया है? स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, तो क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? ठीक है, जॉइंट सिटिंग मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एमपी को बुला के बड़ा सा हॉल में लोकसभा और राज्यसभा का एमपी सबको बुलाता है, तब ऐसा वाला सेशन को कौन प्रिसाइड करता है? तो ऐसा वाला को स्पीकर प्रिसाइड करता है। विच आर्टिकल डिफाइंस एंग्लो इंडियन को? कौन सा आर्टिकल जो डिफाइन करता है? आर्टिकल 366। गवर्नर, नया जब गवर्नर आता है तो उसका ओथ टेकिंग को कौन एडमिनिस्टर करता है? तो अरुणाचल में भी जब नया गवर्नर बनता है तो आप वो सब जब न्यूज़ आता है तो तब आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ओथ टेकिंग में कौन उसको एडमिनिस्टर करता है? तो हर स्टेट में गवर्नर जब नया आता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा क्या वहाँ पे? ऑब्वियसली नहीं आ सकेगा। प्रेसिडेंट हर स्टेट में आएगा क्या? नहीं आ सकेगा। बचा ये दोनों ऑप्शन। सीएम, सीएम स्टेटस में गवर्नर से नीचे है, तो ये ऑब्वियसली इसका वोट टेकिंग कराना थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम है। तो इसका आंसर क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। ओके, तो होप ये आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट अच्छा रहा है। अगर आपने 50 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस किया है तो बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। एंड अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप ये रजिस्टर्ड नंबर में आप कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि आने वाला समय में और 9 मॉक टेस्ट होगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो थैंक यू।